हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको पता होना चाहिए कि डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल यानी कोई भी सब्सटेंस या किसी भी मटेरियल का डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम के रेशियो से निकाला जाता है। तो अगर हमको यूनिट सेल का डेंसिटी चाहिए तो हमें यूनिट सेल के मास और वॉल्यूम का नॉलेज होना चाहिए। तो यहां फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यूनिट सेल का मास और वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, तब उसके रेशियो से डेंसिटी का कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन उससे भी पहले कुछ बेसिक जानकारी इस टॉपिक के लिए जरूरी है जो 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था, लेकिन कुछ स्टूडेंट नहीं अच्छे से ध्यान दिए, नहीं समझे हैं, तो उनके लिए यहां पर बताया जा रहा है। जैसे 11th क्लास में आपने पढ़ा था कि 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट, 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट इक्वल एटॉमिक मास इन ग्राम। इसका मतलब यह है कि किसी एलिमेंट के एटॉमिक मास को अगर आप ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो वो 1 मोल के इक्वल होता है। तो यहां अगर सोडियम के लिए बात करें कि 1 मोल ऑफ सोडियम, 1 मोल ऑफ सोडियम, तो यहां एटॉमिक मास इसका कितना होता है 23 ग्राम। अगर हम 1 मोल हीलियम के लिए बात करें तो हीलियम का एटॉमिक मास 4 होता है, तो 4 ग्राम। अगर हम कैल्शियम के लिए बात करें तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम इक्वल 40 ग्राम। यानी कि जो एटॉमिक मास होता है वो 1 मोल के इक्वल होता है। एटॉमिक मास को अगर ग्राम में लिखते हैं तो 1 मोल के इक्वल होता है। तो ये था एक कॉन्सेप्ट मोल से रिलेटेड कि 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट इक्वल एटॉमिक मास इन ग्राम। और एक और कॉन्सेप्ट बताया गया था कि किसी एलिमेंट के 1 मोल में 6.022 into 10 पावर 23 एटम्स होते हैं। तो ये भी कॉन्सेप्ट 11th स्टैंडर्ड में बताया गया था। अगर हम 1 मोल हीलियम का बात करें तो इसमें कितने एटम्स होंगे 6.022 10 पावर 23 एटम्स होंगे। अगर हम बात करें 1 मोल ऑफ कैल्शियम का तो इसमें भी कितने एटम्स होंगे तो 6.022 into 10 पावर 23। ऐसे हमने उस 11th स्टैंडर्ड के क्लास में डिफाइन किया था कि 1 मोल यानी मोल जो होता है, मोल इज ए कलेक्शन ऑफ 6.022 into 10 पावर 23 पार्टिकल्स और एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस और कैटायंस और एनायंस कह सकते हैं। यानी कि 1 मोल, जिस तरह दर्जन जो होता है ए कलेक्शन ऑफ 12 थिंग इज कॉल्ड डजन, उसी तरह ए कलेक्शन ऑफ 6.022 10 पावर 23 पार्टिकल्स इज कॉल्ड मोल। तो 1 मोल ऑफ हीलियम इक्वल इतना एटम्स भी कह सकते हैं, और 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट इक्वल एटॉमिक मास इन ग्राम। तो कहने का मतलब है कि 1 मोल में इतने एटम्स होते हैं और किसी एलिमेंट के 1 मोल इक्वल एटॉमिक मास इन ग्राम होता है। इस दोनों कॉन्सेप्ट को एक में मिलाएं तो हम कह सकते हैं कि अगर एटॉमिक मास इन ग्राम, जरा ध्यान दिया जाए, 1 मोल में इतने एटम होते हैं और इतने 1 मोल में 6.022 10 पावर 23 एटम्स होते हैं और 1 मोल किसी एलिमेंट का मास एटॉमिक मास के इक्वल होता है, तो आप कह सकते हैं कि एटॉमिक मास इन ग्राम, एटॉमिक मास इन ग्राम किसी एलिमेंट के एटॉमिक मास में जो होता है 6.022 into 10 पावर 23 एटम्स होता है। इसी को आप बोल सकते हैं कि इतने एटम का मास एटॉमिक मास इन ग्राम के इक्वल होता है। यानी कि अगर सोडियम के लिए बात करें तो 23 ग्राम सोडियम में, 23 ग्राम सोडियम में कितने एटम मिलेंगे तो 6.022 into 10 पावर 23 एटम्स मिलेंगे। अगर हम बात करें कि पोटेशियम के लिए तो पोटेशियम का एटॉमिक मास 39 होता है, तो 39 ग्राम पोटेशियम contains 6.022 into 10 पावर 23। यानी कि जो भी मोलर मास होगा, जो भी एटॉमिक मास होगा, उस एटॉमिक मास में इतने एटम होते हैं। इस पूरे डिस्कशन से हम बस इतना समझा रहे थे कि आप जानिए कि किसी एलिमेंट के एटॉमिक मास में एटम की संख्या इतनी होती है। और अब
कंप्लीट कैलकुलेशन देखिए, यहां से एक कॉन्सेप्ट निकला कि एटॉमिक मास में 6.022 × 10³ एटम्स होता है। तो अगर हम 6.022 × 10³ एटम्स ऑफ हीलियम का बात करें तो ये कितने ग्राम के इक्वल होगा? उसके एटॉमिक मास के इक्वल होगा। अगर हम इतने ही एटम सोडियम का बात करें तो सोडियम के इतने ही एटम्स के लिए मास कितना हो जाएगा? 23 ग्राम। अगर हम इतना ही एटम कैल्शियम के लिए बात करें तो कैल्शियम का बात करें तो क्या हो जाएगा? 40 ग्राम। तो हम क्या समझाना चाहते हैं कि इतने एटम का मास जो होता है वो मोलर मास की इक्वल होता है। तो अगर ये बात आप समझ गए तो अगर हम एक क्वेश्चन राइज कर दे कि फाइंड द मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम, सोडियम के एक एटम का मास बताइए, तो सिंस 6.022 × 10³ atoms of sodium equal 23 ग्राम, 23 ग्राम। देन 1 एटम का मास निकालना है तो 23 अपॉन 6.022 × 10⁻23 ग्राम। तो हम क्या समझाना चाह रहे हैं कि यहां एक एटम सोडियम के सिंगल एटम का मास हमने निकाला 23 अपॉन 6.022 × 10⁻23। अगर इसी तरह अगर हम कैल्शियम के एक एटम का मास निकालना चाहें तो बहुत ही इजी वे में अब निकाल सकते हैं, क्योंकि जरा ध्यान दिया जाए इतने एटम का मास जब 23 ग्राम है तो कैल्शियम के लिए इतने ही एटम का मास क्या हो जाएगा? 40 ग्राम हो जाएगा। और जब 40 ग्राम हो जाएगा कैल्शियम के लिए इतने एटम का मास, तो इसके एक एटम का मास कैल्शियम का हो जाएगा 40 बाई इतना 6.022 × 10⁻³ तो हम ये समझना चाहते हैं कि अब कभी भी किसी एक एटम का मास, किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास निकालना है, जैसे सपोज दैट फास्फोरस के एक एटम का मास निकालना है और फास्फोरस का एटॉमिक मास 31 होता है, तो एक एटम का मास हो जाएगा 31 बाई 6.022 × 10⁻23। तो यहां से आप मास निकालना सीख गए एक एटम का। तो जब एक एटम का मास आप निकाल लिए फास्फोरस का, तो अगर हम कहेंगे 10 एटम का निकालिए तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बहुत फास्ट आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट पोटेशियम का एटॉमिक मास, मोलर मास होता है 39 और हम कहें कि पोटेशियम के एक सिंगल एटम का मास बताइए, तो यहां इस कैलकुलेशन से आप सीख लिए कि एटॉमिक मास को इस 6.022 × 10⁻³ से इट मींस एवोगाड्रो नंबर से भाग देने पर ये क्या हो जाता है? इसके एक एटम का मास निकल जाता है। तो पोटेशियम के लिए हो जाएगा 39 अपॉन 6.022 × 10⁻23 ग्राम। तो ये पोटेशियम के एक एटम का मास हुआ। अगर पोटेशियम के 1000 एटम का मास चाहिए, कुछ नहीं, एक एटम के मास में 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आज की क्लास में इस बेसिक नॉलेज का होना अति आवश्यक था, इसीलिए हमने मूल कॉन्सेप्ट का ये कॉन्सेप्ट बताया, जिसमें ये चीज सामने आया कि किसी एलिमेंट के एटॉमिक मास में एटम की संख्या 6.022 × 10⁻23 होती है। तो एक एटम का मास जब भी निकालना होगा तो एटॉमिक मास में हम डिवाइड करेंगे किसी से? 6.022 × 10⁻23 से, इट मींस एवोगाड्रो नंबर से। तो ये कैलकुलेशन अगर समझ में आया तो अब आप ये टॉपिक पढ़ सकते हैं। जैसे हमको डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल निकालना है, तो यूनिट सेल का डेंसिटी निकालने के लिए यूनिट सेल की डेंसिटी हमको निकालनी है। तो यूनिट सेल की डेंसिटी के लिए आपको पता होना चाहिए कि यूनिट सेल
का अपना कोई मास नहीं होता है, यूनिट सेल में जो एटम प्रेजेंट होते हैं उसका मास होता है। अगर हम एटम का मास निकाल लें तो यूनिट सेल का मास निकल जाएगा और तब इसका वॉल्यूम निकालकर दोनों का रेशियो कर देंगे तो डेंसिटी निकल जाएगा। तो अगर हम माने कि हमारा यूनिट सेल FCC है तो 4 एटम के मास के बराबर इस यूनिट सेल का मास हो जाएगा। अगर BCC है तो 2 एटम के मास के बराबर इस यूनिट सेल का मास हो जाएगा। अगर प्रिमिटिव है तो निश्चित तौर पर 1 एटम के मास के इक्वल इसका मास हो जाएगा यूनिट सेल का। लेकिन हमें पता ही नहीं है कि ये यूनिट सेल प्रिमिटिव है कि नॉन प्रिमिटिव है, FCC है कि BCC है, इसलिए इस यूनिट सेल में एटम की संख्या हमने Z मान लिया, जिसको रैंक ऑफ यूनिट सेल भी कहा जाता है। यानी टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल या रैंक ऑफ यूनिट सेल हमने Z मान लिया, यानी इसमें एटम की संख्या हमें ज्ञात नहीं। तो आपको यहां क्लियर समझना है कि इसमें एटम की संख्या हमने Z माना और इस यूनिट सेल का एज लेंथ हमने A माना। तो A एज लेंथ वाला ये यूनिट सेल है, तो A के अनुसार अगर हम इसका वॉल्यूम का बात करें तो इस वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा, AQ, यानी LQ के अनुसार हो जाएगा AQ। तो अब जरा सा देखते हैं, पहले मास निकालकर, तो मास निकालना है तो आपको बता दें कि सबसे पहले जो एटम प्रेजेंट है उसके एटॉमिक मास में एवोगाड्रो नंबर से, तो हमने इसका एटॉमिक मास इस एटम का मोलर मास मान लिया है m। तो एक एटम का मास हो जाएगा m अपॉन एवोगाड्रो नंबर। तो ये एक एटम का मास है और इस पूरे यूनिट सेल में जो एटम की संख्या है वो Z है। तो ये हो गया यूनिट सेल का मास और यूनिट सेल का वॉल्यूम है AQ। तो अगर हमको डेंसिटी निकालना है तो इस पूरे वैल्यू में, यानी इस पूरे मास में हमको वॉल्यूम से डिवाइड करना होगा। तो ये आपका फाइनल सामने आ जाएगा डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। तो ये है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। अब इसको पूरा डिटेल में अच्छी तरह से जरा समझ लीजिए। ये था कॉन्सेप्चुअल नॉलेज जिसके माध्यम से आप डेंसिटी निकालने के लिए सीखे। अब एक सीक्वेंस में अच्छी तरह से यूनिट सेल का कैलकुलेशन सीख लीजिए। ये है आपका यूनिट सेल। और ये है इसका एज लेंथ। इस एज लेंथ को हमने A माना है, A एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल A। और इस यूनिट सेल में जो एटम्स प्रेजेंट हैं उस एटम्स की संख्या को हमने Z माना है, जिसको सॉलिड स्टेट के दुनिया में यूनिट सेल के लिए रैंक ऑफ यूनिट सेल कहा जाता है। तो ये Z क्या है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन एनी यूनिट सेल। तो यहां अब मोलर मास ऑफ एटम, जो एटम प्रेजेंट है उसका मोलर मास हमने मान लिया m, मोलर मास ऑफ एटम विच इज प्रेजेंट इन यूनिट सेल m। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल निकालने के लिए मास ऑफ यूनिट सेल में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल से डिवाइड करना होगा, यानी रेशियो डेंसिटी बराबर, जैसा कि आप जानते हैं मास बाई वॉल्यूम होता है। तो यहां मास ऑफ यूनिट सेल निकालने चलते हैं। तो मास ऑफ यूनिट सेल के लिए क्या चाहिए, एक एटम के मास में टोटल एटम की संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक एटम की संख्या निकलेगी कैसे, तो हम अभी सिखाए हैं कि किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास निकालना है तो उसके एटॉमिक मास में एवोगाड्रो नंबर से भाग दे दीजिए, और एटॉमिक मास ही मोलर मास होता है। तो इस मोलर मास में हम एवोगाड्रो नंबर से भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, और उसके बाद यहां टोटल नंबर ऑफ एटम्स यानी रैंक ऑफ यूनिट सेल से मल्टीप्लाई होगा, यानी Z। तो ये हो गया मास और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हो गया AQ।
और एवोगाड्रो नंबर इक्वल आप जानते हैं 1 Na इक्वल 6.02 × 10⁻³ एटम्स, ये एलिमेंट के केस में होगा। तो अब हम बात करते हैं डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। तो ये है मास, ये है वॉल्यूम, तो ये हो गया m अपॉन Na। और ये हो गया वॉल्यूम। और फाइनल डेंसिटी का फॉर्मूला m इंटू जेड Na इंटू AQ। तो ये है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। अब हम चलते हैं पार्टिकुलर कुछ यूनिट सेल में डेंसिटी का कैलकुलेशन करने फॉर एफसीसी। एफसीसी के लिए आप सभी लोग जानते हैं कि Z इक्वल टू होता है, तो Z इक्वल टू होता है, तो यहां डेंसिटी अगर निकालने चलेंगे तो ये हो जाएगा m इंटू 2, सॉरी Z इक्वल 4 होता है एफसीसी के लिए। टोटल नंबर ऑफ एटम्स एफसीसी में 4 होते हैं, 4 होते हैं। तो यहां 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और अब Na इंटू AQ। तो फाइनल फॉर्मूला क्या आया डेंसिटी का? 4m अपॉन Na इंटू AQ। आपको एक बार फिर से बता दें, m क्या है? मोलर मास, इट मींस एटॉमिक मास, Na एवोगाड्रो नंबर और A है एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल। अब बात करते हैं फॉर BCC। तो फॉर BCC क्या हो जाएगा? Z इक्वल BCC में एटम की संख्या 2 होती है, तो डेंसिटी हो जाएगा m इंटू 2 अपॉन Na इंटू AQ। और अब यहां डेंसिटी 2m अपॉन Na इंटू AQ। बहुत सारा प्रॉब्लम NCERT और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है, तो ध्यान देंगे आप इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ेंगे। सॉलिड स्टेट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के क्लास में आप पढ़ने जा रहे हैं, जो 2021 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और आगे के लिए भी जरा ध्यान दिया जाए। अब हम बात करते हैं फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट से। क्या हो जाएगा? Z इक्वल 1। देन डेंसिटी का फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा m अपॉन Na इंटू AQ। तो ये था आपका कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। अब आप चाहें तो ECC के लिए भी आप अपने से निकाल सकते हैं। Z का मान यहां 2 रखेंगे और तब डेंसिटी यहां निकालेंगे 2m अपॉन Na इंटू AQ। तो ये था आपका आज का क्लास। स्टूडेंट्स, आप लोग को एक बात बतला दे कि आप लोग थोड़ा सीरियस होइए पढ़ाई के प्रति, और इस लॉकडाउन में भी जो आप क्लास कर रहे हैं एकदम सीरियस होकर रेगुलर वे में कीजिए। इसका रिजल्ट नेक्स्ट ईयर मिलेगा कि आप कितनी अच्छे तरह से पढ़ाई किए, और जिस ढंग से पढ़ाई आपको मिल रहा है इसमें कोई भी कमी नहीं है। आप अदर वीडियो लेक्चर से आप इसका कंपैरिजन करके देखिए कि किस बारीकी से इस टॉपिक को कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल या सॉलिड स्टेट के सारे क्लास को आपके सामने प्रोवाइड किया रहा है। ये तब आप जानेंगे जब और सभी वीडियो लेक्चर देखते हुए जरा ध्यान दें
कि किस बारीकी से हर एक टर्म को आपके सामने रखा जा रहा है, डिस्कस किया जा रहा है। थैंक यू।